हाय गाइस, लोकसभा इलेक्शन 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी पार्टी ने 272 सीट्स अचीव नहीं की हैं और जिसकी वजह से कोई भी सिंगल पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पा रही है। बीजेपी जो कि पिछले 10 सालों से रूल करती आ रही है, इस बार वो भी अपने अलायंसेस के ऊपर डिपेंड है। खुद वो भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स अचीव नहीं कर पाई है। अब देखो, इन इलेक्शंस के बीच में दो अलायंसेस का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, दैट इज एनडीए अलायंस एंड इंडिया अलायंस। और तो इन दोनों अलायंसेस के बीच में बहुत ज़्यादा टक्कर भी देखने को मिली है। लेकिन एनडीए अलायंस ऑलरेडी 292 सीट्स अचीव कर चुका है, मतलब कि वो सरकार बना सकते हैं। और इसमें भी एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्विस्ट देखने को मिला है, वो मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। एग्जिट पोल के अंदर इंडिया अलायंस को उन्होंने अराउंड 100 से लेकर 150 सीट्स तक ही बताया था, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस को अप टू 350 एंड 400 सीट्स बताई थी। लेकिन ये सब पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है, जिसकी वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिला है, और जिसकी वजह से रिटेलर्स और इन्वेस्टर को अराउंड 45 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया ऑलरेडी ऐसा बताना शुरू कर दी थी दैट बीजेपी प्योर मेजोरिटी से सरकार बनाने वाली है। लेकिन अगर अभी के टाइम पे देखें तो ये बात बिल्कुल बदल चुकी है। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो इससे बेसिकली बीजेपी लीड करती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनडीए अलायंस में बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और एनडीए की फॉर्मेशन हुई थी 1998 के अंदर, और करंटली इसके अंदर 40 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब जो लोग बात करते हैं दैट अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस के अंदर भर के पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि सभी मिल के बीजेपी को हराना चाह रही है और जिन्हें कांग्रेस लीड कर रही है, तो उन्हें मैं यह बात बता दूं दैट बीजेपी अपने अलायंसेस के साथ मिलके, जो कि करीब 40 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन सबको मिलाकर एनडीए फॉर्म करती है, जिसमें ये सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपोजिशन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े। अब अगर हम यहाँ पे इंडिया अलायंस की बात करें तो बेसिकली ये पहले यूपीए अलायंस हुआ करता था, दैट इज़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि फॉर्म किया गया था 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, और जिन्हें कांग्रेस लीड कर रही थी। और यही यूपीए अलायंस रीब्रांड होकर इंडिया अलायंस बन चुका है, जिसे अभी के टाइम पे भी कांग्रेस लीड करने लग रही है, जिसमें कुल मिलाकर 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पे मौजूद हैं, जो कि फ्यूचर में बढ़ भी सकती हैं। नाउ मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी के टाइम पे इंडिया अलायंस की कुल 234 सीट्स हैं, और लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए कुल मेजॉरिटी 272 सीट्स चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ एनडीए अलायंस, जो कि ऑलरेडी 292 सीट जीत चुकी हैं और जो कि इजीली सरकार बना सकती हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी एंड उसके सपोर्टर बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड उल्टा शॉक्ड है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें 2014 एंड 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में, तो वहाँ पर एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, यानी 300 प्लस सीटें ये वहाँ पर जीते थे, और बीजेपी अकेली 272 सीट से ज़्यादा सीट जीती थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बीजेपी ने इंडिपेंडेंट सरकार फॉर्म की थी बिना किसी अलायंस के हेल्प के। लेकिन अभी के टाइम पे यानी 2024 लोकसभा इलेक्शन में ये चीज़ बिल्कुल ही पलट गई है, क्योंकि बीजेपी की इसी तरह मैनेज हुई है कुल 240 सीट जीतने के, एंड वो भी अपने 272 नंबर का मार्जिन अचीव नहीं कर पाए, और इसी वजह से बीजेपी को अपने अलायंसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें बीजेपी के अलायंस यानी एनडीए अलायंस के बारे में, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, और इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है टीडीपी एंड जेडीयू। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सीट्स अगर हम मिलाएं तो वो कुल 28 सीट्स बनती हैं। सुनने में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, लेकिन यही नंबर अभी के टाइम पे सरकार पलट सकता है। अब हम यहाँ पे टीडीपी की बात करते हैं, जिसे लीड कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, एंड दूसरी तरफ जेडीयू दैट इज़ जनता दल यूनाइटेड, जिसे लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यहाँ पर टीडीपी को अराउंड 16 सीट्स मिली हैं, और वहीं पे जेडीयू को 12 सीट्स, और ये कुल मिला के 28 सीट्स बनती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस बीजेपी के लिए। एनडीए अलायंस को कुल 292 सीट्स मिली हैं, जिसमें से बीजेपी को 240 सीट्स मिली हैं, और इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाकर 28 सीट्स बनती हैं। और इनकेस अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना सपोर्ट हटा लेती हैं एनडीए अलायंस से, तो ये नंबर आ जाता है अराउंड 264 के करीब, एंड कुल मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए, उसके बिना सरकार नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन दोनों की अभी के टाइम पे बीजेपी के लिए, और इसीलिए अभी के टाइम पे भी एनडीए 292 सीट्स लेके भी बीजेपी खुश नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में इंडिपेंडेंट सरकार चलाई है, कोई भी अलायंस के साथ सरकार नहीं बनाई थी। तो अब अगर यहाँ पे हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाकर बना है, जिसे लीड करी है कांग्रेस, एंड कांग्रेस आज के टाइम पे
इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज टीडीपी एंड जेडीयू इनको रीच आउट कर सकती है। और इनकेस अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस में आ जाती हैं तो बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने वाली है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनने वाली है। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो ऐसे समझो। 234 सीट्स में अगर हम 28 सीट्स को ऐड करें तो ये नंबर बनता है 262 एंड प्योर मेजोरिटी के लिए यहाँ पर 272 सीट्स चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया अलायंस दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को रीच आउट भी कर सकता है और इन सबको मिलाकर 272 सीट्स बन सकती हैं। लेकिन ये बात मानने वाली है कि अगर इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज और इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलकर इंडिया अलायंस में आ भी जाते हैं तो सरकार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाली है एंड गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्मूथ वर्क नहीं कर पाएगी। और इस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारी कंट्री से इससे ग्रो नहीं कर पाएगी। सर एक्सपीरियंस लोग ये बात बोल रहे हैं दैट इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबको अपोजिशन में बैठना चाहिए, क्योंकि इस बार कुछ हो ना हो लेकिन अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और डेमोक्रेसी के लिए इससे बढ़िया बात कोई भी नहीं है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि बीजेपी को इतना बड़ा ड्रॉबैक क्यों देखने को मिला इन इलेक्शंस में और बीजेपी ने इतना बुरा परफॉर्म क्यों किया इन इलेक्शंस में कि बीजेपी 272 सीट्स भी अचीव नहीं कर पाई है। तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ से बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी जिसे लीड कर रहे थे अखिलेश यादव, उन्होंने और कांग्रेस ने मिलकर कुल 43 सीट्स विन करी हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो टोटल 80 सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी ने 33 सीट्स विन करी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक फेस करना पड़ा है बीजेपी के द्वारा, वो था अयोध्या में, जहाँ पे राम मंदिर बना है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि बीजेपी ने यहाँ पे राम मंदिर को बनवाया है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से हार गई है। अब देखो इसकी तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एंड दूसरी वजह है कि जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उस टाइम पे यहाँ पर लोकल्स के घर गिराए गए थे और इसी वजह से वहाँ के लोकल्स में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज को लेके। भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। राम पथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। और इससे एक और बात समझ में आती है कि जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं बल्कि रोजगार चाहिए, और इसी वजह से आज के टाइम पे बीजेपी का इतना बुरा हाल हुआ। तो क्या हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि बीजेपी फिर से आ रही है इस बार? तो उसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अब इससे आप ऐसा समझो, बीजेपी ने पास्ट में इन्हीं दो अलायंसेस दैट इज टीडीपी एंड जेडीयू, इनके लीडर्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इन दोनों ने मिलकर टीडीपी के जो लीडर हैं उनके बारे में बहुत बुरा भला कहा है, और आज उन्हीं की जरूरत पड़ी तो उनके सामने ये हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सीनियर हैं, नए नए दलों से गठबंधन करने में आप सीनियर हैं, अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। This Prime Minister is a publicity Prime Minister, not a performing Prime Minister. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और यहाँ से हमें एक सबक लेना चाहिए कि अहंकार बड़े बड़े लोगों को लेकर डूबा है, तो इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और हर एक का वक्त होता है, कभी इनका वक्त था, आज उनका वक्त है, जिसकी वजह से आज वो इस पोजीशन पर पहुंचे कि वो सिर्फ 28 सीटों से पूरी की पूरी सरकार हिलाने का दम रखते हैं। तो अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं दैट अगर तो ये बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो बीजेपी इजीली अपनी सरकार बना लेगी फिर से, वरना अगर इन्हें कांग्रेस अप्रोच करती है और कुछ बड़ा ऑफर करती है तो क्या पता ये वहाँ से पलट जाएं। और यहाँ पे अगर हम नीतीश कुमार का बैकग्राउंड चेक करें तो वो ऑलरेडी पास में कई बार पलट चुके हैं, तो इस बार भी पलटना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर फिर से बीजेपी आ भी जाती है तो इस बार हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर, और यही एक डेमोक्रेसी की पहचान है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार।